नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर अर्थात शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध और नवाचार के क्रम में आज हम लोग अगला चैप्टर लेके चलते हैं, जो आपका चैप्टर है मापन और मूल्यांकन के उपकरण अर्थात टूल्स। हम मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में किन किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पूरा चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो साथी आपके न जुड़े हों, अर्थात आप अपने अधिकतम साथियों तक इसको शेयर कर दीजिए, जिससे आपके अधिक से अधिक साथियों को लाभ मिल सके। और जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पुश कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन नियमित मिलता रहेगा और सबको लाभ होता रहेगा। तो चलते हैं सीधे हम लोग मूल्यांकन के उपकरण, मापन और मूल्यांकन के उपकरण। तो हमारा आज का जो खंड है वह है मापन एवं मूल्यांकन के उपकरण। तो इसमें हम लोग बहुत सारे मापन और मूल्यांकन के उपकरण का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले इसको एक सूचीबद्ध करते हैं कौन कौन से प्रमुख उपकरण हैं जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम आप लेते हैं पहला उपकरण जो सामान्यतः हर व्यक्ति करता है, अवलोकन। दूसरा हम लेते हैं परीक्षण अर्थात टेस्ट। ये अवलोकन के द्वारा हम मापन और मूल्यांकन करते हैं, परीक्षण के द्वारा मापन और मूल्यांकन करते हैं। फिर तीसरा साक्षात्कार, इंटरव्यू। चौथा उपकरण जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं वह आपका अनुसूची, शेड्यूल की बात हम करेंगे। फिर प्रश्नावली की बात करेंगे। फिर आपका निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल की बात करेंगे। निर्धारण मापनी, उसके बाद हम बात करेंगे प्रक्षेपीय तकनीक की। हम आप मापन और मूल्यांकन में विशेषकर आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा चाइल्ड डेवलपमेंट में कि आपका जब पर्सनालिटी टेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ आप प्रोजेक्टिव टेक्निक अर्थात प्रक्षेपीय तकनीक, तो वो भी मापन और मूल्यांकन के क्रम में आपका आता है। फिर आपका आठवां हम ले सकते हैं संचयी अभिलेख, यानी जो अभिलेख हम संचित करके रखते हैं वो भी हमें मापन और मूल्यांकन में उपयोग में लेने को मिलते हैं या उनका हम उपयोग करते हैं। और आपका नौवां खंड बात करते हैं किसकी, परीक्षण बैटरी। एक उपकरण आपका प्रमुख उपकरण ये भी है परीक्षण बैटरी। और अंतिम में हम बात करते हैं एनेक्डोटल अभिलेख का। यहाँ 10वां उपकरण की बात करते हैं किसका, एनेक्डोटल अभिलेख। तो ये प्रमुख हमारे उपकरण हैं जिनको हम आप मापन और मूल्यांकन में प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ अब हम एक एक खंड का जो विशेषकर हमारे कोर्स में है, हम लोगों के कोर्स कंटेंट के अंतर्गत है, जिस पर विशेष चर्चा करेंगे। आपका अवलोकन है, परीक्षण है, साक्षात्कार, अनुसूची और प्रश्नावली। ये 5 आपके कोर्स कंटेंट में हैं। तो हम आगे बात करते हैं। तो पहला उपकरण हमारा कौन सा, पहले उपकरण की बात करते हैं हम आप अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। तो अवलोकन की जब हम बात करते हैं तो यह सबसे प्राचीन विधि है, मापन की सबसे प्राचीन विधि। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि यह क्या है, सबसे प्राचीन विधि है। इसमें सामान्य व्यक्ति अपने आसपास घटित होने वाली विभिन्न क्रियाओं को, विभिन्न घटनाओं को या व्यवहारों को वह अवलोकित करते रहता है, अर्थात ऑब्जर्व करता है, अवलोकन करता रहता है। तो यहाँ अगर हम एक उदाहरण के रूप में बात करें अवलोकन के संबंध में, अगर एक उदाहरण की बात की जाए तो यहाँ उदाहरण के अंतर्गत
हम ये कह सकते हैं कि अवलोकन का संबंध किसी व्यक्ति छात्र के व्यवहार को देखकर क्या करना है, उसके व्यवहार का वर्णन करना है। अगर एक उदाहरण के रूप में अवलोकन के संबंध को हम समझें तो क्या कहेंगे कि किसी व्यक्ति अथवा छात्र का किसी व्यक्ति अथवा छात्र का क्या करना है, छात्र का बाह्य व्यवहार, छात्र का बाह्य व्यवहार का क्या करना है, को देखकर, भाई आप उसको देखेंगे तो देखकर क्या करना है, उसके व्यवहार का वर्णन करना है, उसके व्यवहार का वर्णन करना है। यही आपका क्या है, यही सामान्य रूप में क्या है, ये आपका जो है क्या कहलाएगा, इसी को, यह कार्य जो करता है, कि यह जो क्रिया को संपादित करता है, उसी को हम क्या कहेंगे, यही अवलोकन है या अवलोकन से संबंधित है। तो अवलोकन की बात हम जब करते हैं तो यहां काफी प्राचीन विधि है मापन की, काफी समय से किया जा रहा है और छोटे बच्चों के व्यवहार का मापन करने के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। किसके लिए यह विधि, छोटे बच्चों के व्यवहार का मापन करने के लिए, छोटे बच्चों के व्यवहार का मापन करने के लिए, मापन करने हेतु यह क्या है, यह अत्यंत उपयोगी है। तो यहां पर देखा जाए तो छोटे बच्चे हों, अनपढ़ व्यक्ति हों या मानसिक रोगी हो या विकलांग या अन्य भाषा भाषी लोगों के व्यवहार को मापन करने में भी अवलोकन एकमात्र उपयोगी विधि होती है। जैसे हम आप बाहर जाएं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ यूपी अवध प्रांत का रहने वाला हूं और मुझे केरला भेज दिया जाए, तो केरला में जाऊंगा तो वहां स्वाभाविक है कि वहां की भाषा मैं समझ नहीं पाऊंगा और मेरी भाषा वहां के लोग नहीं समझ पाएंगे। तो वहां पर अगर हम अपनी इस अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो अपने केरल की क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हम एक दूसरे को क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, या क्या कहना चाहता है, उसकी एक्टिविटीज कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है। तो जो हम उसको देख रहे हैं, यहाँ पे कहा गया ना कि देख कर उसके व्यवहार का वर्णन करना अवलोकन, तो वही उसी को देखकर जो हम मेजर करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो वही क्या है, वही अवलोकन है। तो इसमें अवलोकन की सहायता से हम तीनों ही प्रकार की व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। इसके द्वारा, यहां अवलोकन के द्वारा तीनों प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है। अवलोकन के द्वारा तीनों का मतलब क्या हो गया, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक। यहां सामान्य रूप में क्रियात्मक, या इसी को हम क्या कहते हैं, मनोचालक। उद्देश्यों का क्या कर सकते हैं, उद्देश्यों का मापन संभव है या मापन किया जा सकता है। अब बात करते हैं अवलोकन, तो अवलोकन के प्रकार की बात करते हैं। तो अवलोकन के प्रकार सामान्यतः करने वाले की दृष्टि, यानी विभिन्न आधारों पर, अगर हम बात करें किसके, अवलोकन के प्रकार, तो अवलोकन के प्रकार विभिन्न आधारों पर अलग अलग खंडों में विभाजित होता है। जैसे करने वाले दृष्टि, करने वाले यानी अवलोकन जो करने वाला है, अर्थात कर्ता, अवलोकन कर्ता की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो यह अवलोकन दो प्रकार का होगा। कौन कौन सा, इसमें पहला होगा स्व अवलोकन, यानी वह स्वयं अवलोकन करता है, और दूसरा आपका होगा क्या, दूसरा होगा आपका
बाह्य अवलोकन। तो अवलोकनकर्ता की दृष्टि से आपके अवलोकन के यानी ऑटो ऑब्जर्वेशन और एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन। तो स्व अवलोकन में क्या होता है, व्यक्ति स्वयं के व्यवहार का अवलोकन करता है। यहां क्या होता है, स्वयं के व्यवहार का अवलोकन, स्वयं के व्यवहार का अवलोकन करता है बालक या व्यक्ति। और बाह्य अवलोकन में क्या होता है, अन्य व्यक्तियों के व्यवहार का अवलोकन करता है। ये इसमें क्या होता है, वह अन्य व्यक्तियों के व्यवहार का अवलोकन करता है, अन्य व्यक्तियों के व्यवहार। तो यहां आपका अब अवलोकन नियोजित भी हो सकता है और अनियोजित भी हो सकता है। अब अवलोकन को यदि आप समझेंगे तो यहां अवलोकन के दो प्रकार और आपको मिलेंगे। कौन कौन से, यहां नियोजन की बात हम करें, नियोजन के आधार पर, तो नियोजन प्लान्ड वे में, तो वह आपका क्या हो सकता है, पहला नियोजित अवलोकन हो सकता है और दूसरा अनियोजित अवलोकन हो सकता है। यानी हम प्लानिंग वे में भी अवलोकन कर सकते हैं और बिना प्लानिंग के भी, यानी अनप्लान्ड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। तो जब किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, इसमें नियोजित में क्या होता है कि जब हम किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करते हैं या पूर्ति के लिए अवलोकन करते हैं तो वो नियोजित अवलोकन है। और अनियोजित क्या है, जब किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करते हैं सामान्य दृष्टि से, तो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब हम अवलोकन करते हैं तो वह हमारा अनियोजित अवलोकन के अंतर्गत जाता है। फिर वहीं पर हम अवलोकन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के में बांट सकते हैं। अवलोकन को हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। एक को हम कहते हैं प्रत्यक्ष अवलोकन और दूसरे को कहेंगे अप्रत्यक्ष अवलोकन। तो प्रत्यक्ष अवलोकन और अप्रत्यक्ष अवलोकन क्या है, प्रत्यक्ष अवलोकन की बात जब हम करते हैं तो इसका अभिप्राय किसी व्यवहार को उसी रूप में देखना जैसा कि व्यवहार हो रहा है। और परोक्ष अवलोकन में या अप्रत्यक्ष अवलोकन में क्या होता है, किसी व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में अन्य व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करना। इसी तरह आपका एक नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन का खंड भी जाता है। अवलोकन में एक प्रकार और हम चर्चा कर लेते हैं। एक आपका क्या है, नियंत्रित अवलोकन और दूसरा आपका क्या है, अनियंत्रित अवलोकन। दूसरा अनियंत्रित अवलोकन। तो यहां नियंत्रित अवलोकन क्या कहता है कि इसमें अवलोकनकर्ता कुछ विशिष्ट परिस्थितियां निर्मित करके अवलोकन करता है। इसमें अवलोकनकर्ता क्या करता है, कुछ विशिष्ट परिस्थिति को निर्मित करता है, विशिष्ट परिस्थिति को निर्मित करता है और फिर वहां अवलोकन करता है। और अनियंत्रित अवलोकन में वास्तविक और स्वाभाविक परिस्थिति में अवलोकन करता है। यहां पर कैसा होता है कि वह वास्तविक या स्वाभाविक परिस्थिति में अवलोकन करता है तो वह अनियंत्रित अवलोकन में जाता है। तो ये हमारा अवलोकन। फिर दूसरा उपकरण हम बात करते हैं किसकी, दूसरा उपकरण हमारा है परीक्षण। तो जब हम परीक्षण की बात करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं, तो परीक्षण को यदि कहें तो यह वे उपकरण होते हैं, परीक्षण क्या है, ये वे उपकरण हैं जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के व्यवहार का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। किस रूप में करता है, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में यह क्या करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है। इसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के व्यवहार का अध्ययन क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में करते हैं।
तो यहाँ परीक्षण की बात हम करते हैं तो इसका अगर सामान्य बात करें कि व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में रखना, परीक्षण की जब हम बात करते हैं तो परीक्षण के अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में रखना, उसे एक परिस्थिति विशेष में रखा जाता है। तो किसी ऐसी परिस्थिति में रखना होता है या रखा जाता है, रखना जो उसके वास्तविक गुणों को प्रकट कर दे, जो उसके वास्तविक गुणों को प्रकट कर दे, यानी उस व्यक्ति के अंदर जो गुण विद्यमान है उस गुण को क्या करे, प्रकट कर दे। वह क्या है, वही परिस्थिति जो निर्मित करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वही टेस्ट है, परीक्षण है। तो अब विभिन्न प्रकार के गुणों को मापने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के परीक्षण या टेस्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। शैक्षिक उपलब्धि के लिए उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग, व्यक्तित्व को जानने के लिए व्यक्तित्व, जैसे बच्चों की उपलब्धि को हमको ज्ञात करना है तो उपलब्धि जांचने के लिए हम क्या करते हैं, हम उपलब्धि परीक्षण लेते हैं। व्यक्तित्व को मापने के लिए क्या करते हैं, अगर हमें व्यक्तित्व को मापना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम व्यक्तित्व परीक्षण लेते हैं। बुद्धि की बात करते हैं तो बुद्धि के लिए हम क्या करते हैं, हम बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं। उसी तरह हम रुचि की बात करें तो रुचि के मापने के लिए हम क्या करेंगे, रुचि परीक्षण का प्रयोग, यानी विभिन्न क्षेत्रों के लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के परीक्षण की बात करते हैं। फिर बात हमारी आती है कि परीक्षण को यदि प्रकृति के आधार पर देखें, प्रकृति के आधार पर, यानी उसका नेचर, टेस्ट का नेचर क्या है, प्रकृति के आधार पर अगर परीक्षण को देखा जाए तो प्रकृति के आधार पर परीक्षण को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से, पहला आपका मौखिक परीक्षण, दूसरा आपका लिखित परीक्षण और तीसरा हमारा क्या है, प्रायोगिक परीक्षण। तो ये उसकी प्रकृति, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। तो मौखिक परीक्षण में प्रश्नोत्तर मौखिक होते हैं, लिखित में हमको लिख के अभिव्यक्ति देनी है, प्रायोगिक में हमको कुछ प्रयोगों के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर हम क्या करते हैं, इस परीक्षण को देते हैं। अगर प्रशासन की दृष्टि से हम बात करें, इसकी प्रशासन की दृष्टि से, तो प्रशासन की दृष्टि से भी आपका जो परीक्षण है वह 2 भागों में बंटता है। एक व्यक्तिगत परीक्षण हम कराते हैं और दूसरा सामूहिक परीक्षण। किसी एक व्यक्ति का जब हम परीक्षण लेते हैं तो वो व्यक्तिगत, और विभिन्न यानी समूह में पूरा परीक्षण लेते हैं तो वो उस किस में जाता है, वह उसमें। अब प्रस्तुतिकरण के आधार पर किस तरह से हम उसके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रस्तुतिकरण की बात करें, या हम किस आधार पर परीक्षण को प्रयुक्त सामग्री, प्रस्तुतिकरण या प्रयुक्त सामग्री की बात करें, तो प्रयुक्त सामग्री या प्रस्तुतिकरण के आधार पर आपके परीक्षण 2 कौन कौन से, एक आप बोलते हैं शाब्दिक परीक्षण और दूसरा आप बोलते हैं अशाब्दिक परीक्षण। तो ये परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग करते हैं शाब्दिक है, और जिसमें भाषा के बजाय संकेतों, चित्रों या विभिन्न स्थूल सामग्रियों का प्रयोग करते हैं वह हमारा किस में जाएगा, वह अशाब्दिक। आगे चलकर इसे हम बहुत सारे अन्य खंडों में भी बांट सकते हैं कि संप्राप्ति परीक्षण में ज्ञान परीक्षण है, बोध परीक्षण, कौशल, अनुप्रयोग, अधिगम परीक्षण। तो यहाँ विभिन्न प्रकार की परीक्षण की बात होती है। उसके बाद फिर अगला हमारा आता है, अगला खंड, अगला उपकरण जिसकी हम बात करते हैं, तीसरा उपकरण हमारा क्या है, साक्षात्कार, इंटरव्यू। तो साक्षात्कार
तो यहां क्या है, व्यक्तियों से सूचना संकलित करने का यह सर्वाधिक प्रचलित साधन है। यह साक्षात्कार विधि जो है, यह व्यक्तियों से सूचना संकलन, व्यक्तियों से सूचना संकलन का सर्वाधिक प्रचलित साधन है। एक प्रश्न ये भी बनता है, सर्वाधिक प्रचलित साधन है। अब साक्षात्कार में किसी व्यक्ति को से आमने सामने बैठकर प्रश्न पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के सम्मुख, यानी जिसका साक्षात्कार लेना है, तो इसमें व्यक्ति के सामने बैठकर, या हम कह सकते हैं आमने सामने बैठकर प्रश्न पूछते हैं। आमने सामने बैठकर प्रश्न पूछते हैं साक्षात्कार में। एक रूप इसका आपका यही है। और जो उत्तरदाता द्वारा दिया जाता है, यानी उस व्यक्ति का जिसका हम मूल्यांकन करने गए हैं, मापन करने गए हैं, तो उसके उत्तर के आधार पर उसकी योग्यता का हम मापन करते हैं। तो यहां इसमें आमने सामने बैठकर क्या करते हैं, आमने सामने बैठकर यहां पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि वह प्रत्यक्ष वार्तालाप के माध्यम से, प्रत्यक्ष वार्तालाप के माध्यम से आमने सामने बैठकर हम प्रश्न को पूछते हैं। यहां अगर हम साक्षात्कार की बात करते हैं, तो साक्षात्कार में सामान्यतः एक आपका प्रमापीकृत साक्षात्कार, दो प्रकार आपके प्रमुख रूप से आते हैं। एक को कहते हैं प्रमापीकृत, यानी जो प्रामाणिक है, और दूसरा कहते हैं अप्रमापीकृत। तो प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत की बात, तो यहां साक्षात्कार को, प्रमापीकृत को ही हम क्या कहते हैं, संरचित साक्षात्कार। क्योंकि जो प्रमापीकृत है उसकी पूर्व स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया जाता है, इसीलिए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी कहते हैं। और इस प्रकार के साक्षात्कार में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उन पूछे जाने वाले प्रश्नों, उनके क्रम और उनकी भाषा, इन सबको पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है। और वहीं जब प्रमापीकृत के बाद अप्रमापीकृत पर आते हैं, तो यह क्या होता है, यह असंरचित साक्षात्कार की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की संरचना, स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं किया जाता, और वहां पर परिस्थिति के अनुसार प्रश्न आपके आगे पीछे बढ़ते रहते हैं। तो साक्षात्कार की अगर संपूर्ण प्रक्रिया की बात करें, साक्षात्कार की संपूर्ण प्रक्रिया तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है, अगर तीन, साक्षात्कार का प्रारंभ, यानी कैसे हम साक्षात्कार का प्रारंभ करेंगे, साक्षात्कार का प्रारंभ। फिर दूसरा खंड आपका आता है कि साक्षात्कार का मुख्य भाग। दूसरा खंड आपका आएगा साक्षात्कार का मुख्य भाग, यानी जिसमें आप साक्षात्कार लेते हैं। और तीसरा आएगा साक्षात्कार का समापन। अब यहां पर तीन खंड जो आपके संपूर्ण साक्षात्कार, तो प्रारंभ में जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति होगा, वह साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से आत्मीय संबंध को स्थापित करेगा, यानी उसके साथ आत्मीयता को क्या करेगा, आत्मीयता को बनाने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक वह आत्मीय रूप में नहीं आएगा, तब तक, और उसका क्या करेगा, वहां पर उसका परिचय लेगा, अपना परिचय देगा, और उससे जो भी सूचनाएं वो ले रहा है,
उसको यह आश्वस्त करना होगा, विश्वास दिलाना होगा कि आपके द्वारा बताई गई जो भी सूचना होगी वह पूर्णतः गोपनीय होगी। साक्षात्कार के मुख्य भाग की जब हम बात करते हैं तो इसके मुख्य भाग में यानी प्रश्न का क्रम यहां शुरू होता है। साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार लेना शुरू करता है और जब वह प्रश्न करता है तो प्रश्न के समय कई चीजों को ध्यान यानी रखना होगा। प्रश्न क्या हो, यहां पर प्रश्न क्या हो, प्रश्न आपके क्रमबद्ध हो, यानी एक प्रश्न दूसरे प्रश्न से क्रमिक रूप से जुड़े हों। वह क्या हो, सरल हो, सरल के साथ साथ स्पष्ट हो, सरल व स्पष्ट हो। साक्षात्कार देने वाले की भावना पर आघात न पहुंचे, यानी उसे किसी प्रकार की चोट न लगे, आघात न लगे या चोट न लगे। साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को अपने अभिव्यक्ति का उचित अवसर मिल सके। इन चीजों को ध्यान में रखकर मुख्य भाग और अंत में जब समापन करते हैं, देने वाले व्यक्ति के संतोष का अनुभव साक्षात्कारकर्ता को होता है तो मधुर वातावरण में वह धन्यवाद को ज्ञापित करे, यानी अपने द्वारा साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को धन्यवाद के साथ समापन करना चाहिए। तो इन बातों को ध्यान में रखकर अगर साक्षात्कार लेते हैं तो आपका अति उत्तम रूप जाता है। फिर अगला आपका आता है, हम बात किसकी करते हैं, प्रश्नावली। अगले उपकरण की बात करते हैं, प्रश्नावली। तो प्रश्नावली में यह क्या है, यह प्रश्नों का समूह है, प्रश्नों का गुच्छा है। प्रश्नावली क्या है, प्रश्नों का समूह है और इसी समूह को क्या किया जाता है, उत्तरदाता के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। उत्तरदाता के सम्मुख या उसके सामने क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, अर्थात प्रस्तुत किया जाता है। तो यहां प्रश्नावली प्रमापित साक्षात्कार का लिखित रूप है। प्रश्नावली को यदि हम कहें तो ये क्या है, प्रमापीकृत साक्षात्कार का लिखित रूप है। ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। तो साक्षात्कार में एक दूसरे के सामने बैठकर एक एक करके प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। वहीं यहां पर क्या करते हैं, यथासंभव व्यवस्थित संचयन के रूप में, यानी संचित करके कलेक्शन के रूप में, समूह के रूप में पूरे प्रश्नों को साक्षात्कार के सामने रखा जाता है, दिया जाता है। और प्रश्नावली एक साथ अनेक व्यक्तियों को दी जा सकती है जिससे कम समय, कम व्यय आदि का लाभ मिलता है। यहां प्रश्नावली की जब हम बात करते हैं तो यहां दो तरह की प्रश्नावली होती है। एक प्रश्नावली आपकी प्रतिबंधित प्रश्नावली होती है। प्रश्नावली के दो प्रकार की बात करते हैं, एक आपकी प्रतिबंधित प्रश्नावली और दूसरा आपका होता है मुक्त प्रश्नावली। तो प्रतिबंधित जो प्रश्नावली होती है, तो प्रतिबंधित प्रश्नावली की जब हम बात करते हैं तो इसमें दिए गए कुछ उत्तरों में से एक उत्तर का चयन करना होता है। यानी इसमें क्या होगा, जो उत्तर दिए हैं उनमें से किसी का चयन करना है, उनमें से किसी का चयन करना है। यह है क्योंकि वहां वो प्रतिबंध कर देता है कि ये चार हैं तो इन्हीं चार में से एक को आपको चुनना है। और मुक्त प्रश्नावली क्या होती है कि यहां पर उत्तरदाता मुक्त होता है कि वह अपने अनुसार क्या करता है, अपने शब्दों में, अपने विचारों के अनुसार वह उत्तर देने के लिए स्वतंत्र होता है। जब प्रश्नावली में दोनों प्रकार के प्रश्न हों, तो अगर ये दोनों प्रकार के प्रश्न होते हैं जिसमें हम पहला और दूसरा कहें
तो तीसरा जो खंड है इसमें 1-2 यानी दोनों प्रकार के प्रश्न हो तो वो क्या कहलाता है, वह आपका मिश्रित प्रश्नावली कहलाती है। तो दोस्तों, मापन मूल्यांकन के उपकरण में प्रमुख उपकरणों की चर्चा करके सूची आपको दे दिया। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।